हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए व्लॉग में। आज हम अपनी पहली स्कैंडिनेवियन कंट्री विज़िट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे जो है नॉर्थ रीजन में है यूरोपियन यूनियन के। हमने अपनी फ़्लाइट ली है इस्तांबुल तुर्की से डायरेक्टली ओस्लो तक की। अगर हम इस कंट्री के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्वे 2 ग्रुप का पार्ट है, चाहे हम स्कैंडिनेवियन कह सकते हैं जिसमें 3 कंट्री आती हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जहाँ हम इसको नॉर्डिक कंट्री बोल सकते हैं जिसमें 5 कंट्री का ग्रुप है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ग्रीनलैंड स्टिल अंडर द डेनमार्क। जो ये कंट्री है ये आर्टिक ओशन के बिल्कुल नज़दीक है। इसके 2 आइलैंड है, सबसे पहले जैन मेयन एंड स्वेलरबाद। जो स्वेलरबाद है वो मैक्सिमम 18 टू 1300 किलोमीटर अवे है नॉर्थ पोल से। नॉर्वे के नॉर्थ साइड पे बेरियन सी है और वेस्ट साइड पे ग्रीनलैंड प्लस नॉर्वेजियन सी है। इस कंट्री की कोस्ट लाइन की बारे में बात की जाए तो ये वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट कोस्ट लाइन लेंथ है इसकी, जो है 100,000 से अबव है, जो कि सेकंड जो फर्स्ट में है वो कैनेडियन कोस्टल लाइन है। इसकी जो लेंथ की बात करी जाए इस कंट्री की तो तकरीबन ये कंट्री 1750 किलोमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 430 किलोमीटर है। और अगर इसकी हाईएस्ट एल्टीट्यूड के बारे में बात की जाए तो वो है 2470 मीटर। तो इसकी जो की फिगर्स हैं ये इसको मैसिव और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री बनाते हैं, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो $90,000 प्लस है इन यूरोपियन यूनियन एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन। जो इनकी करेंसी का नाम है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। ये यूरोपियन यूनियन की तरह यहाँ पर यूरो नहीं चलते, क्योंकि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट ये यूरोपियन इकोनॉमिक जोन का जरूर पार्ट रहा है। और इसके अलावा अगर की फैक्ट के बाद में बात की जाए तो ये वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है, हमेशा ये टॉप 10 में कंट्री आती है। उसके बाद में ये इसकी जो लैंडस्केप हैं, स्पेशली जो वेस्ट साइड पे ये सबसे बेस्ट वर्ल्ड में कहा जाता है इसको। और जहाँ पर आपको जो ये आइलैंड्स है नॉर्थ पोल में नज़दीक, वहाँ पर पोलर बियर भी यहाँ पर ही मिलते हैं। और यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट जो है इनके बहुत फेमस है, मॉडर्न आर्ट जो है। और स्पेशली अगर हम शिप के बारे में बात की जाए क्योंकि इसको वाइकिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। 19th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी तक वाइकिंग जो लोग थे वहाँ पर इन्होंने राज किया है। तकरीबन वो जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी पार्ट रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट रहे हैं, स्पेशली मेडिटेरियन सी तक उन्होंने एक्सप्लोर किया। इनका मेन एक यही मोटिव था कि ये जो लोग थे, स्पेशली ये पायरेट्स थे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो उनकी नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, जापानी सेटलमेंट करने के लिए ये नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे। और स्पेशली इनके पास जो शिप बिल्डिंग का जो एक स्किल था वो सबसे बेस्ट था। प्लस ये वॉरियर भी थे, इसलिए हर जगह पर जाते थे और उनके साथ जो भी दूसरी कंट्री उनको इन्वेड करते थे। 12th सेंचुरी से लेकर 15 से लेकर 19th सेंचुरी तक डेनमार्क और स्वीडन ने नॉर्वे के साथ इनडायरेक्टली रूल किया, इनका यूनियन बनाए। बट यूनियन जो डिसॉल्व हो गई 1905 में और स्टेट री इस्टेब्लिश हुई थी 1814 में। 25 फरवरी को इनका नेशनल डे होता है। बट सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी के जो ये रूलर थे हिटलर, उन्होंने इसके ऊपर इस कंट्री को इन्वेड किया और तकरीबन 5 साल इस कंट्री को अंडर द जर्मन रूल के रखा। उसके बाद में जर्मनी जब हार गया सेकेंड वर्ल्ड वार, उन्होंने फिर इस कंट्री को वापस कर दिया। उसके बाद में ये कंट्री किंगडम ऑफ नॉर्वे बन गई और तब से अभी मॉडर्न ईरा जो 21st सेंचुरी उसमें एंटर हो गई। अभी अ पार्ट ऑफ जो हमारी हिस्ट्री का एक फैक्ट था, उसके बाद में हम अपनी जो मेन पर्पस है व्लॉग का उसके ऊपर आते हैं। जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऐसे मैं लैंड हुआ इस कंट्री में, ओस्लो में। इस कंट्री में जब भी मैं ऐसे लैंड हुआ तो फर्स्ट टाइम जो इमिग्रेशन ऑफ चेक था वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। और ऊपर से मेरा जो दोस्त था जो कि नॉर्वे में ही एम्प्लॉय है, तो वो मुझे पिक करने के लिए नॉर्वे जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आया था। और अगर आप नॉर्वे के ओस्लो एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो बाहर
स्टेशन है, ठीक है, वो सिटी सेंटर को इनकी जो ट्रेन चलती हैं वहाँ से आपको ट्रेन पिक करनी पड़ेगी, क्योंकि बसेस की भी सर्विस है बट ट्रेन इज़ द चीपेस्ट वे टू गो सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन वो है जो कि इनके सिटी सेंटर में आता है, क्योंकि मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो मार्केट है वो सेंट्रल स्टेशन में ही है। सो एयरपोर्ट से जो सेंट्रल स्टेशन है उसके लिए हमने ट्रेन ली, और उसके बाद में जो साइड की जो बिल्डिंग्स थी उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक बिल्डिंग वो है कि जो ये हर बार नेशनल न्यूज़ में रहती है, स्पेशली फॉर द नोबेल प्राइज़। सो अगर आपको पता होगा कि जो ये एक नोबेल प्राइज़ का अवार्ड है वो हर साल नॉर्वे की जो सिटी है ओस्लो, वहाँ जो ये बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर ये सिलेक्ट किए जाते हैं किस पर्सन को, पर्सनैलिटी को किस डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाए। सो ये जस्ट एक टाइम था जब एंटर हुए सेंट्रल स्टेशन में, जहाँ पर न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारियाँ तो चल चुकी थी, बट उनकी जो ये डेकोरेशन थी स्टिल अभी वहाँ पर ही थी। सो जस्ट एंटर होने के साथ ही मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जस्ट थोड़ा सा जो रिफ्रेशमेंट ली उस सेंट्रल स्टेशन में ही। जब भी आप सेंट्रल स्टेशन जाते हो तो आपको पास दो ही ऑप्शन होती हैं, चाहे आप बसेस की यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे आप कि मेट्रो यूज़ कर सकते हो। दोनों का जो ये रेंट या फिर आप फेयर बोल सकते हो सिमिलर ही होता है वन वे का। और टैक्सी जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इस कंट्री में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेस्ट है, और जो इनका ट्रेन स्टेशंस हैं वो हर जगह पर लोकेटेड है, और थ्रू आउट द कंट्री स्पेशली जो ये इनकी मेट्रो कंट्री सिटीज़ हैं वहाँ पर ये वेल कनेक्टेड है। अगर कोई भी ओस्लो या नॉर्वे में घूमना चाहता है और कुछ दिन स्पेंड करना चाहता है तो ये मेरा ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि वो जो उनके मंथली पासेस हैं वो उनको डेफिनेटली परचेज करें, क्योंकि वन वे की कॉस्ट अराउंड 70 to 35 नॉक्स पड़ती है जो उनकी करेंसी है। सो ऐसे मैप हैं हर जगह पर दिए होते हैं, जैसे एक नॉर्मल ट्रेन स्टेशन पे होते हैं कि गाइड करने के लिए कि हाँ भैया आपको कौन सा रूट पे जाना है, रूट की बसेस के बारे में और सिटी के जो मैप है उसके बारे में बताया जाता है। तो जो ये इनकी बसेस है इसमें टैप सिस्टम चलता है, जो अगर आपके पास कार्ड है, अदरवाइज आप इनकी एप्लीकेशन है उसमें आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो उससे पे कर सकते हैं। सो मैं जैसे बता रहा था कि वन वे की जो कॉस्ट है 20 से लेकर 35 तक या 55 तक भी चल जाती है इसकी कॉस्ट। सो इसलिए बेटर है कि आप मंथली पासेस बना रही है जिसकी जो कॉस्ट है 700 to 1800 नॉक्स है तकरीबन, और ईयरली फीस 7000 to 8000 नॉक्स है। तो दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन है बसेस हो जाए या फिर ट्रेन हो जाए, दोनों में जो कॉस्ट है वो सिमिलर ही रहती है। सो ट्रैम जो है उसमें थोड़ा सा चार्जेस कम होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस है कि यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसमें फ्रांस है, इटली है, या बहुत सारी ऐसी और भी कंट्री हैं जहाँ पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैठते हैं तो आपको चेकिंग या फिर ऐसे नहीं देखा जाता, तो कई लोग ऐसे फ्री में ही सफ़र करते हैं, बैठ जाते हैं। बट नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जो कि रियली रूल रेगुलेशन फॉलो करती हैं, और प्लस जो एक सडन इंस्पेक्शन होती है कि बसेस में या ट्रेन में एक जो विजिलेंट होता है वो दाखिल होता है और रैंडमली किसी की भी टिकट चेक कर सकता है कि उसने जो टैप किया है कि नहीं किया है। जब भी आप एंट्री करते हो तो अपना टैप करना ज़रूरी है। सो ये करेंसी है 100 का नोट था नॉक्स का, और जो ये करेंसी है स्पेशली नॉर्वे में ही यूज़ की जाती है, और ये यूरोपियन यूनियन में इस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और यूरो का नोट भी नहीं यहाँ पर चलते हैं। सो इनकी खुद की करेंसी है। सो जब भी आप नॉर्वे आए तो सबसे पहले आप करेंसी कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इसलिए इनकी करेंसी जो है इनकी खुद की है। सो ये एक मेरे फ्रेंड का हाउस था जहाँ पर मैं ठहरा था। यहाँ पर भी मोस्टली जो डबल स्टोरी हाउसेस होते हैं जो कि कम्प्लीटली वुडन के बने होते हैं, क्योंकि इसमें जो एरिया है जैसे आपको पता है ये नॉर्थ यूरोप में है, तो इसमें काफ़ी जो स्नोफॉलिंग होती है, सो इसकी रीज़न से ये घर ऐसे ही बनते हैं जहाँ पर भी हाई एल्टीट्यूड होता है। सो आप देख सकते हो कि जो ये मेट्रो का
प्लस ट्रेन का हमारा सफ़र था। रास्ते में हमें जो स्नो दिख रही थी कि हर तरफ जो जो एरिया था जहाँ पर ये स्नो फॉलिंग जस्ट हो रही थी, और जो एक बेस्ट व्यू मिलते थे साइड से जस्ट थ्रू द ट्रेन। ये बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस था कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेन के 2 ट्रैक थे और दोनों साइड्स पे ये हिली एरिया था, जिसमें आप इनके जो रिजर्वॉयर है पानी के आप वो देख सकते थे। ट्री जो ये विंटर सीजन उसमें ट्रीज नहीं ग्रीन नहीं होते, बट स्नोफॉल लगातार होती रहती है और टेम्परेचर भी माइनस में जा रहा था। सो ये जस्ट जो लोकेशन थी जहाँ पर ये हम जा रहे थे, जो मेरे फ्रेंड का हाउस था, वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो ये इन्वायरमेंट है जस्ट एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट है, जिसमें इतना कोई ट्रैफिक नहीं होता है। जस्ट लोग साइकिलिंग करते हैं और जो इनकी फोर व्हीलर है वो कम ही है, क्योंकि फोर व्हीलर के ऊपर काफ़ी टैक्स हैं और इनका जो इवन दो पेट्रोलियम कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर पेट्रोल पर टैक्स है, हाई कॉस्ट है पेट्रोल के ऊपर, इसलिए मोस्टली लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उस पर ही डिपेंड करते हैं। सो जो ये घर हैं मेनली थ्रू आउट द जो सबब एरिया है वहाँ पर ऐसे मिलते हैं, बट सिटी सेंटर में मैंने देखा था कुछ बिल्डिंगें थी अच्छी जो कंक्रीट की बनी हुई थी, जहाँ पर ऑफिसेस हैं। और जो ये मेरा पहला दिन था ये तकरीबन दोपहर के 2 बजे हैं और यहाँ पर अभी जो रात होने वाली थी, क्योंकि अगर आपको पता है ड्यू टू नॉर्दर्न रीजन ओके, जो कि नॉर्थ पोल के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर जो ये समर्स होती हैं वहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं, रात तो होती नहीं है। रात जो डार्क टाइम होता है वो मैक्सिमम 4 घंटे का होता है। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर तो अराउंड 2 बजे ही जो रात हो जाती है विंटर सीजन में। सो जो नाइट टाइम है विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, तो तकरीबन 3 बजे ही बिल्कुल डार्क हो जाता है आउटसाइड, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रात होगी, बट वो जस्ट 3 बजे होते हैं। इसलिए वो अपनी जो यहाँ पर जो लोग हैं काम करते हैं वो अपनी टाइमिंग चेंज करते हैं, ऑफिस टाइमिंग को कंसिडर करते हैं कैसे भी, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि वो एक नाइट में काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस का बात किए जाए तो ये एक बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था इस कंट्री में। फर्स्ट डे का जो उनकी लोकेशन थी, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, और प्लस जो इनका जो इन्वायरमेंट था, रेजिडेंशियल एरिया थे, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस कंट्री को देखने में काफ़ी बेस्ट रहा था। So thank you very much and hoping you are liking my vlogs and wait for my next videos vlog. Thank you.